नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुषमा चैथानी आपके सामने यात्रावृत्त पढ़ने जा रही हूँ, जिसका दूसरा एपिसोड है। आशा करती हूँ कि आपको पहला एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो आइए दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। अब हमारी मंजिल थी बन्नी प्रदेश। खावड़ा से एक सज्जन हमें लेने आए थे। नाम अब याद नहीं रहा, पर शिक्षा के लिहाज से वे कृषि वैज्ञानिक थे। कच्छ में ड्रामा फार्मिंग पर प्रयोग कर रहे थे। शाम होते ही एक विराट पुरुष सूरज के अलग होकर गोल गोल घूमता, उसका एक अंश बनकर एक छोटे से ग्रह के रूप में मोहम्मद की आंखों में समा गया। इससे पहले अनंत लोक जैसे कुछ शब्द पढ़े थे, लेकिन उनको अनुभव करने का अवसर नहीं मिला था। एक बिना राह वाले पड़ाव पर मोहम्मद ने जब गाड़ी आकर रोक दी, तब मुझे अनंत पुरुष जैसे शब्द का अर्थ महसूस होने लगा। मोहम्मद मुझे पुराणों का एक पात्र लगा, जिसके लिए परीक्षा की घड़ी आ गई थी। दूसरी तरह से वह मुझे जापानी सुरमई जैसा लगा, जो रेगिस्तान में छिपे हुए अपने सहपाठी को खोज रहा था। एक निर्विकार भाव से उसे द्वंद्व में हिस्सा लेना था, और कहीं कोई दुश्मनी भी नहीं जानती थी। अपनी ओर से उसे एक चूक भी नहीं करनी थी, क्योंकि रण में उसे राह न देने का एक बड़ा मायावी जाल फैला रखा था। हालांकि रण का रवैया भी उतना ही निर्विकार था, और उसमें भी कोई दुश्मनी का भाव नहीं था। प्रकृति इंसान को रूहानी प्रतियोगिताओं का अवसर भी देती है, और वह प्रतियोगिता अब मेरे आंखों के सामने होनी थी। ये मेरे लिए एक निहायत ही सुखदायी प्रसंग था। अब तक मेरे मन में जो हैरानी और पीड़ा की गंगा जमुना बह रही थी, अब उसका प्रभाव विपरीत हो गया। मैदानों के शून्य में से पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों से हिमखंड की तरफ, हिमखंड से शून्य की तरफ, आंखों के सामने जो शून्य मेरे सामने समक्ष था, क्या उसके कारण मेरे मन में किसी शून्य का सृजन हो रहा था? शून्य और सृजन। मेरे भीतर तार्किक शैतान ने सिर उठाया। ओह, इस विरोधाभासी शब्दों अब ज्ञात हुआ कि शून्य ही सृजन है, और हर प्रकार का सृजन ही शून्य है। मोहम्मद ने रण में चलती बैलगाड़ियों वाली राह पकड़ी, मानो अर्जुन ने तैरती मछली की परछाई पानी में देख ली। फिर पगडंडी नुमा लकीरें आती रहीं, जाती रहीं। मोहम्मद किसी योगी की तरह रण में भूल गया था। उसके मन में एक सुषुप्ना नाड़ी जाग चुकी थी, जो गाड़ी चला रही थी। इंसानी फलसफे में इस आत्महीन आत्मा की बड़ी भूमिका है, जो मोहम्मद से मेरा कर्म करवा रही थी। रण और मोहम्मद के बीच एक अनुचरित बातचीत हो चुकी थी, जो इस प्रकार है। रण: तुम कौन हो? मोहम्मद: मोहम्मद। रण: बस इतना ही, इससे अधिक कुछ नहीं? मोहम्मद: हाँ, बस इतना ही, इससे अधिक कुछ नहीं। रण: ऐसा कैसे? मोहम्मद: क्योंकि मैं मोहम्मद ही नहीं हूँ। रण ने सरक कर मोहम्मद की जगह दी राह दिखाई। यहाँ मेरे मन को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ है जो दोबारा लौट रहा है, जबकि इससे पहले मैं बन्नी कभी नहीं आया था। मैं उसको अंदर खोजने लगा, कोई अपने गंवाए हुए हीरो को उसकी चमक के सहारे खोजता है वैसे। पर बिजली की चमक पर वह उसे मिल जाए, वैसा ही मेरे साथ हुआ। याद आया, ऐसा ही एहसास मुझे कन्याकुमारी में हुआ था। वही अनंतता, वही दिशाहीनता, बिल्कुल इंसानी जिंदगी जैसी। मेरे कानों में सरस्वती कुछ बुदबुदाने लगी, मानो रण के लैंडस्केप में मुझे अपना स्थान दिखा रही हो। रण हो या दरिया, कोई किनारा, कोई सीमा, मिल जाना यही इनकी राह है। जरे पानी के हों या रेत के, अगर ये जलकर लक्कड़ होना है तो आदि ही पर्याप्त है। किसी अंत को खोजने के लिए मीलों की यात्रा का क्या अर्थ? वह तो होगा जैसा है, और है को था में बदलने की व्याकरणिक कसरत, जिसको किसी और अंदाज में जिया नहीं जा सकता।
रण में राह खोजने के लिए मैंने समुद्र को कागज की तरह तहाकर 2 हिस्सों में बांट दिया। रास्ता सीधा सीधा खींचता जा रहा था, न कोई दोराहा, न तिराहा, न चौराहा। सामने सूरज का माया जाल था, जिसने रेत और पानी का फर्क मिटा दिया था। सभी आवाज़ें बेआवाज़ बन गई थीं, एकदम निर्जीव। पसीने की बूंदें गिरे तो वह भी इंद्रियां सुन लें। ऊपर आसमान में एक भटकती हुई बदली गिद्ध की तरह पंख फैलाए धूप में सिक रही थी। मैं उसकी छवि तले आश्रय हेतु दौड़ रहा था। कोए की आंख की तरह जब मेरे भी आंख निकल आई, रेत का एक प्रतिनिधि मिला, जिसने कहा, आगे रण की ओर, पीछे खुद की ओर, कदम दर कदम। मैं खुद से छूटता जा रहा था, रण मुझे छोड़ रहा था। घबरा कर मैंने दिशा बदल दी, तब रण मैं बन गया और मैं रण हो गया। बन्नी ने मुझे बताया कि रण केवल बाहर नहीं होता, अंदर भी होता है। बाहरी रण तो मात्र रेत का एक दर्पण है। जिस दर्पण में मैं अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कर रहा था, उस पर सिन्होर दिखाई दिया। यह वह स्थान है जहाँ कृषि वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था। रेत में उगे हुए छोटे छोटे पौधे मुझे देखा। ऐसा लगा कि बेचारी धरती ने गर्भ की सारी पीड़ा सहकर एक अपाहिज बालक को जन्म दिया है, जिसको बचाने के लिए प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियों वाले आईसीयू में रखा गया था, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए बहुत ही चिंतित थी। फिर वह वैज्ञानिक ने एक डॉक्टर की तरह मुझे मरीज की हालत समझाई, वैज्ञानिक शब्दावली में। न समझते हुए भी 1-2 बातें मेरी समझ में आ गईं। बातों के दौरान उसने इजराइल का उदाहरण दिया। वहाँ भी पानी कम होता है और सूखी खेती की जाती है। एक बार एक परिवार में एक मेहमान आया, उसने पानी मांगा, मेजबान ने उसे पानी दिया। दूसरी बार जब उसने पानी मांगा तो मेजबान ने उसे दूध दिया। घर में पानी था। मेहमान ने देखा, नम्रतापूर्वक बोला, पानी तो हाँ, लेकिन वह पौधों के लिए है। मेजबान ने अधिक नम्रता से उत्तर दिया। दूसरी कही बात ये स्वयं था, यहाँ बन्नी में बहुत सांप है, पर सभी इंसान के दोस्त। पर अब कुछ सांप बाहर से आकर यहाँ बसने लगे हैं। वे भी किसी को काटते नहीं हैं, सिर्फ उन्हें सूंघते हैं। फिर न जाने क्या होता है कि अगले के पैर सूख जाते हैं। जब यहाँ के लोग लूले हो जाते हैं तो बाहर से आए सांप उठकर चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे सांप यहाँ स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। पर पता नहीं कैसे ये सांप यहाँ आकर अपनी हमवतन सांपों का जैसा व्यवहार करने लगा था, और सांपों की तरह इंसान को देख मुस्कुराकर अपने रास्ते चला जाता था। यहाँ की अभिशप्त जमीन में से उसे अमृत निकालना है, इसलिए। उसे देख मुझे विचार आया, जो शहर में भी अपनी राह के राहगीर बने रहते हैं, कच्छ सिर्फ उनको ही समा सकता है जो बाहर अपने लिए कोई राह नहीं चुन पाता। कच्छ उसको अपने यहाँ भी राह नहीं देता है। गाड़ी चलने लगी। दूर रेत का चक्रवात सक्रिय होने लगा। क्या ये इंसान और प्रकृति के बीच किसी हिंसा का दृश्य है, या प्रकृति इंसान के साथ वांझी खेलने का कोई अवसर ढूंढ रही है? नहीं, ये वांझी नहीं हो सकती, लुक्का छिपी का कोई खेल था। तूफान ने सूरज की आंखों में इतनी रेत भर दी कि वह आंखें मलने लगा। आंखें मले और आंखें खोले, और उसमें से एक एक अलग रंग फूट पड़े। फिर से आंखें मले और फिर से दूसरा रंग। कुछ ही समय में रंगों की ऐसी रंगोली बन गई कि मुझे विश्वास हो गया कि रण में अवश्य एक जादूगर रहता है, और वह रोज नए नए खेल दिखाता रहता है। मोहम्मद उस जादूगर को पहचानता था। उसने दूर से ही उसे आदाब बजाया था। जादूगर मुस्कुराया। इस तरह मोहम्मद को आगे बढ़ने की इजाज़त मिल गई। मैंने ऊपर देखा। गिद्ध जैसी व्याकुल बदली वहाँ नहीं थी। क्या वह खत्री के शब्दों में ऊपर तो नहीं चली गई? चली गई हो तो क्या उसे सरहद पर एक भिन्न यूनिफॉर्म वाला रेजर मिला होगा? मिला हो तो? अचानक मेरी आंखों के आगे एक बिजली क्रांति सी है जो उस बदली के हृदय के पास से गुजरती है। विचार आया कि सरहद सिर्फ किसी यूनिफॉर्म का नाम नहीं है, जी को खाने जैसा भी उसमें कुछ है। बन्नी में कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है ही यहाँ का सर्वश्रेष्ठ दृश्य है। कुछ नहीं है
में जो मग्न रह सकता है उसको ही दिखाई देता है कि कुछ नहीं है भी कुछ है। मैं जब भी ऐसे किसी माहौल में पहुंच जाता हूं, मेरे कानों में अनेक धुनें बजने लगती हैं। कभी लगता है कि मैं किसी धुन के पीछे चल रहा हूं, कभी लगता है कि कोई मेरे धुन पीछे चल रही है। वह दौड़ती दौड़ती मेरे साथ गाड़ी में आ बैठती है। हम दोनों मिलकर संगीत के कुछ चित्र बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर बाहर का कोई दृश्य इस बीच हमारा ध्यान आकर्षित करता है तो हम फिर चित्रों को रंगीन में संगीत में बदलने लगते हैं। अभी धुन बजने लगी है, बाबुल मोरा नहर छूटो जाए। गाड़ी उछली और धुन बदल गई। नदिया चले चले रे धारा तुझको चलना होगा, नदिया चले चले रे धारा तुझको चलना होगा, चंदा चले चले रे तारा तुझको चलना होगा। दूर ऊँटों की एक कतार दिखाई देती है। सुनसान रण में ऊँट कितने शानदार लगते हैं। ये रास्ता कैसे खोज लेते हैं, कैसे अनुशासन से मार्च करते हैं। लेकिन ये भी देखा कि एक ऊँट कैसे नान नुकुर कर रहा है। नई पीढ़ी का है शायद, इसलिए। अब चित्र अरेबियन नाइट्स की कहानी पर बनी फिल्म की तरह किसी धुन में बदल जाता है। धुन खत्म होती है तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगता है। वहाँ दूर एक जत जा रहा है। दृश्य मारुई के गांव मलीर का हो जाता है। मेरे मन में सिंधी तर्ज उभर जाती है। उमर मुँह नथा विसरण वेड़ियचन जावाड़ा, उमर मुँह नथा विसरण वेड़िचन जावाड़ा। क्या यह जत अपने गांव वासियों के लिए मारुई का संदेश ले जा रहा है? नहीं तो वह अपने गांव जा रहा है। अरे यही तो बन्नी का प्रसिद्ध गांव है, धोडो। मुझे एक कोरस गीत घेर लेता है। धन्यवाद दोस्तों। यात्रा की 2 कड़ियाँ यहीं समाप्त होती हैं। आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी हौसला मिले और हम और अच्छे अच्छे वृत्तांत लेके आएँ, खुद पढ़ें और आपको भी सुनाएं। धन्यवाद।